तो स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ अपडेट है जिसको आप करंट के रूप में भी देख सकते हो। आइए भारत में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसे बनाया गया था प्रथम गणतंत्र दिवस, फर्स्ट रिपब्लिक डे। इसको प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था इसको। अब ये जो प्रथम गणतंत्र दिवस है, हमारे यहां पर क्या है, गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट को बुलाने की परंपरा है। तो हमने जो इसमें चीफ गेस्ट बुलाया था सबसे पहले, ये थे डॉक्टर सुकर्णो। डॉक्टर सुकर्णो इस समय दिसंबर 1949 में इंडोनेशिया ताजा ताजा आजाद हुआ था, तो ये पहले राष्ट्रपति बने थे, तब इनको बुलाया गया था। तो ब्रेक में लिख दीजिए, ये थे इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति। अब आपको यहां पर लेटेस्ट ये बात ध्यान रखनी है। देखो, एक कुछ गलतियां आप जानबूझकर कर देते हो, उनको बता देता हूं। जैसे अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो 26 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा, और पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2050 को। तो 3 12 में से 5 गए कितने? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी भावनाएं मत बिगाड़ा करो, कोई बात नहीं। 1950, बताओ कितने खुश होते हो? 3 12 में से 5 गए 7। अब बताओ खुश कौन हो रहा था? ये हो रहे थे ना? नहीं हो रहे? और कौन हो रहा था? हंसा कौन था? पूछ रहा हूं नॉर्मल, वैसे आप तो नहीं हंसे, आज तो नहीं हंस सकते आप, बताइए। चलिए, चलो फिर आप बताओ, आप बताओ जी। 26 जनवरी 2023 को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा? 74। बीच में मत बोला करो, ध्यान रखना, पता तो लगे कितना पानी में है। तो ध्यान रखना, 74वां मनाएगा। 73 पूरे हुए हैं। 2 क्वेश्चन है ये इसके अंदर, जिसको हम चलते चलते कर देते हैं। 26 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 73। और कौन सा मना रहा है? 74, क्योंकि अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा आएगा 74, ऐसे आप देखना, सीधा ध्यान वही जाएगा। और जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष पूरे हुए हैं, खुश होता है अंदर के देखना, कल ही तो देखा था। तो ये ध्यान रखना, लिखिए 74वां गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को, 2023 को। इस पे जो चीफ गेस्ट होंगे, बताओ।
अब्देल फतेह अल सीसी, नाम देखो, मिस्र के राष्ट्रपति है, लिख दीजिए। अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्र, अफ्रीकन कंट्री है ये। जब भी इस संबंध में हमारे सामने कोई भी सूचना आती है, वो क्वेश्चन के रूप में हमेशा आती है। या तो आपसे नाम पूछेगा या देश पूछेगा, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि रहे, या उनका नाम क्या, या डायरेक्ट पूछ लेगा मिस्र के राष्ट्रपति कौन है। आप सोचोगे ऐसे कैसे पूछ लिया यार, ऐसे तो इतने सारे देश है, हर किसी का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूछने लग गया तो फिर हम क्या पढ़ें। अर्थात जीके में कुछ भी आ सकता है। ये अर्ध महामूर्ख होते हैं जो ऐसे बोलते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, मिस्र के राष्ट्रपति थोड़ा सा और ज़्यादा कर लें तो हमें मिस्र के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मिस्र के पिरामिड हो गए, मिस्र का जो प्रमुख उद्योग है वो टूरिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। याद कीजिए, इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। पूरा बताता हूँ आपको। नील नदी याद आ रहा है सारा, स्वेज नहर को जोड़कर अपने इसमें पढ़ते हैं अपने। स्वेज नहर का संबंध भी मिस्र से है। ठीक, अब आपने यहां लिखना है, लिखिए 73 वर्ष पूर्ण। 73 वर्ष पूर्ण हुए हैं इसके। 73 ईयर कंप्लीट हुए हैं। चले, अब मुझे ये बताइए, जैसे ये 2023 26 जनवरी 2022 को मुख्य अतिथि, आप बताओ। आप बताओ। जायर बोल्सोनारो, आप बताइए। कोई नहीं था जी, ध्यान रखना, कोरोना के कारण कोई आया नहीं था। चलो कोई बात नहीं। 2021 को मुख्य अतिथि, यहां भी कोई नहीं है। अब तो अलर्ट हो गए आप लोग। 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि, शुक्र है एकदम से चलते चलते कहीं नो आ जाए। जायरे बोल्सोनारो, प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कौन थे ये? ब्राजील के राष्ट्रपति। तो पहला हो गया, 2 वर्ष में कोई आए नहीं थे, वो हो गया। और 2020 का हमने देख लिया। आगे कौन आएंगे वो हो गया। अपने आप में ये महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज ना करें। अब कुछ अपडेशन हुआ है और आपको ध्यान रखना है उसके संबंध में। नया पॉइंट है, ये कंप्लीट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग, सीधा प्रसारण, आप कह सकते हो कार्यवाही का सीधा प्रसारण। यहां पर आपको एक डेट याद रखनी है,
महत्वपूर्ण डेट है वो, कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये जो प्रारंभ हुई थी 27 सितंबर 2022 को, ये डेट याद रखनी है। हालांकि 20 सितंबर को इसकी घोषणा हुई थी, घोषणा वगैरह रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपसे यहां पर जो क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली लाइव स्ट्रीमिंग कब हुई थी, 27 सितंबर को, ऐसे पूछेगा ये। और एक आपने ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहां पर जो बदलाव होता है वो एग्जामिनर को पता होता है। अब वो क्या कहेगा, ताजा ताजा घटना है, वो क्या पूछेगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली लाइव स्ट्रीमिंग या पहले सीधे प्रसारण की अध्यक्षता करने वाला सीजेआई था, वो दे देगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, यूयू ललित, बीवी नागरत्ना, ऐसे नाम दे देगा। तो ध्यान रखना, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जस्टिस यूयू ललित ने की थी, जो कि 49वें सीजीआई थे और वर्तमान में 50वें सीजीआई कार्य संभाल रहे हैं। तो यहां पे आप लिख देना 49वें सीजीआई जस्टिस यूयू ललित, ये थे। यहां पर एक स्टार डाल के लिखिए, वर्तमान में 50वें न्यायाधीश, 50वें सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। देखो, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई ये कहां हुई, इसको कहां पर लाइव किया गया। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, ध्यान रखना, ये YouTube पर हुई थी। हालांकि इसको अन्य चैनल पे भी लाइव प्रसारण किया गया, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज्यादा जिसको हाईलाइट किया गया, ऐसे तो देखो हर चैनल लाइव दिखाएगा ही दिखाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अधिकृत किया गया था भाई, लोगों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उस टाइम लोग कोई जरूरी थोड़ी है कि आप टीवी के आगे ही बैठे हो, तो आपके हाथ में जो मोबाइल होता है उसको ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पर, और बकायदा 8 लाख ने इसे देखा, मतलब लाइव थे। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी, इस 8 लाख को भी काफी हाईलाइट किया गया कि यूट्यूब पर इतने लोगों ने देखा इसको, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर लाइव किया गया, ठीक है चैनल्स ने किया, वो नकार नहीं रहा मैं, लेकिन एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम नहीं समझ सकते, तो उस लेवल पे आप ध्यान रखना। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए 8 लाख से अधिक, 8 लाख से अधिक दर्शकों ने इसे देखा, 8 लाख से अधिक दर्शकों ने इसे देखा। 8 लाख से अधिक दर्शकों ने इसे देखा। तो ये बातें हैं, क्लियर होगी सारी चीजें। अब देखिए, इस न्यायिक व्यवस्था को और ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए हमने इसको टेक्निकल किया है, न्यायिक व्यवस्था को। एक लाइन लिखिए, भारत में न्यायिक व्यवस्था को
न्यायिक व्यवस्था को सरल व तेज, भारत में न्यायिक व्यवस्था को सरल व तेज बनाने के लिए, सरल व तेज बनाने के लिए अदालतों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। अब यहां पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें 4 पिलर हमारे सामने आए हैं कि कैसे हम करेंगे। एक का नाम दिया गया है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक। आइए सबसे पहले लिखिए वर्चुअल जस्टिस क्लॉक। ये सारे क्वेश्चन है आपके। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक आ जाएगा समझ में। लिखो इसमें मामले के निपटारे की स्थिति, मामले के निपटारे की स्थिति, मामले के निपटारे की स्थिति लोगों को बताई जाएगी, लोगों को बताई जाएगी ताकि कोर्ट का कामकाज पारदर्शी व जवाबदेह बने। कोर्ट का कामकाज पारदर्शी व जवाबदेह बने। क्या कहना चाह रहा है आपसे? आपसे यह कहना चाह रहा है कि यदि कोई मामला चल रहा है, वो मामला कहां तक पहुंचा, क्या बात हो रही है, कैसी स्थिति है उसकी, कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, वो जो भी है उसको आपको पता लग जाएगा, टेक्निकल रूप से आपको पता लग जाएगा। इससे क्या होगा? इससे क्या है, कोर्ट का जो काम है, अदालतों का जो काम है, पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। भाई इतना हो गया, कोई आपको झुठला नहीं सकता और रेस्पॉन्सिबल लगेगा कि हाँ भी इतना पहुंच गया। कल को यदि उसने काम नहीं किया, यदि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो कारण तो बताना पड़ेगा ना, भाई इस कारण से आपका मामला अटक रहा है, तो लोगों के सामने ये बात जाती है। तो इसमें अदालतों की जवाबदेही बनती है। एक लाइन और लिख दीजिए, जिला कोर्ट की वेबसाइट पर, इसी में लिखना है, लिखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर, जिला कोर्ट की वेबसाइट पर किसी भी कोर्ट की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक देख सकते हैं। समझ में आ रही है बात सारी? मतलब आपका केस कहां तक पहुंचा, ऐसे नहीं पूछते अपने, भाई तेरा मामला कहां तक पहुंचा है, कहते हैं अभी तो कि यही चल रही है, अभी तो कि यही कार्रवाई चल रही है, अभी वहां बात चल रही है, अभी तो उसकी छानबीन चल रही है। वो सारा आपको वर्चुअल पता लग जाएगा। नाम से देखो वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन, जस्टिस न्याय, क्लॉक आपका टाइम पीरियड कितना चल रहा है, कितना टाइम हो गया, सब पता लग जाएगा आपको। एक ऐप बनाई है इन्होंने,
जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0। दूसरी लिखो जस्टिस 2.0। इसको ऐसे, मैंने एक जगह ये शब्द भी पढ़ा, जस्ट ये ऐसे लिखा हुआ था, जस्ट ICE लिखा हुआ था अखबार के अंदर, मैंने पढ़ा था। ये ऊपरी ऊपर दे रखा था जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 और एक जगह लिखा होता जस्ट ICE। तो वही है, ध्यान रख लेना थोड़ा जिस तरीके से पूछे ये। अब ये मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लिखिए इसके तहत, लिखो इसके तहत, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज लंबित मामलों की निगरानी, लंबित मामलों की निगरानी रख सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज लंबित मामलों की निगरानी रख सकते हैं। जो भी मामले चल रहे हैं इसको ऐसे, अब होता क्या है, वहां से बुलाओ, क्या सूचना है उससे पूछो, ये जानने की जरूरत नहीं है। आप ऐप में देखिए फलाने फलाने चेतराम का मामला क्या कहां चल रहा है, आपको पता लग जाएगा। ये निगरानी रखी जा सकती है, वो आप फिर उसके संबंध में निर्देश दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार की कार्रवाई है। तो आपसे पूछा जा सकता है यहां पर कि जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 किससे संबंधित है, तो लंबित मामलों की निगरानी से संबंधित है। ये कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। तीसरा लिखिए इसके अंदर डिजिटल कोर्ट, डिजिटल कोर्ट, डिजिटल कोर्ट, इसमें लिखिए इसके तहत जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड, इसके तहत जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से प्राप्त होंगे। कोर्ट के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से प्राप्त होंगे, पूरा डिजिटल हो जाएगा, उसके माध्यम से आपको ये प्राप्त होंगे। सारे जो भी रिकॉर्ड है, याद कीजिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तब मैंने आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मैंने आपको पढ़ाया था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किया था ना, अभिलेख। तो वो जो अभिलेख है इनको डिजिटल प्राप्त होंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मिल जाएंगे इनको। तो उसका इस्तेमाल वो कहां कर सकते हैं, मामले को निपटाने में। वही तो किया था अपनों ने कि जो कोर्ट के जो रिकॉर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो एविडेंस होंगे वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसे ही हमने नाम दिया है डिजिटल कोर्ट। वैसे याद कीजिए मैंने आपको एक पेपरलेस कोर्ट के बारे में बताया था, भारत की पहली पेपरलेस या डिजिटल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी सी अलग है, उसमें क्या पेपरलेस वर्क होता है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जजेस है उनको यदि कोई कोर्ट का रिकॉर्ड चाहिए तो वो उनको डिजिटली मिल जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट लिखिए S3WAAS, ऐसे लिखो इसको S3WAAS,
एस, इसको ऐसे ही नाम दिया गया है, वेबसाइट। SWAAS, वेबसाइट। आ जाएगा समझ में, लिखिए। इसके तहत जिला कोर्ट की जानकारी, इसके तहत जिला कोर्ट की जानकारी व सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए, जिला कोर्ट की जानकारी व सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी। इसके तहत जिला कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानकारी व सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी। ठीक है, ये वही वेबसाइट है। इससे क्या होता है, मामले को हम मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, प्रबंधित किया जा सकता है वेबसाइट के माध्यम से। चलिए अब देखिए, एक और हमारे सामने करंट से संबंधित एक ऐसी बात आई है जिसका संबंध संविधान से है और न्यायपालिका से है बेसिकली। लिखिए, भारत भाषा समिति, भारत भाषा समिति, इंडिया लैंग्वेज कमेटी, इसका जो गठन किया गया है, ये किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। आप जानते हो वकीलों से संबंधित ये बार काउंसिल होती है, ठीक है ना, आपने कई बार ये शब्द सुना भी होगा। उसने इसका गठन किया है, लेकिन ऐसा अकेले ही गठन नहीं किया इसने। जो हमारा विधि मंत्रालय है, जो कानून मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री है, उसके अधीन किया है, उसकी देख रेख में किया है। लिख दीजिए, कानून मंत्रालय की देख रेख में। कानून मंत्रालय की देखरेख में ये किया है। और इसके जो अध्यक्ष है ये महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय भाषा या भारत भाषा समिति के अध्यक्ष कौन है, इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। लिख दीजिए, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस S.A. बोबडे। ये काम की बात है। अब ये क्या करेगी, इसका पर्पज क्या है, भाषा से ही संबंधित है। लिख दीजिए क्या उद्देश्य है इसका। यह समिति उन शब्दों व वाक्यांशों, वाक्य के जो अंश होते हैं, टुकड़े, यह समिति उन शब्दों और वाक्यांशों को तैयार कर रही है उन शब्दों और वाक्यांशों को तैयार कर रही है जो सामान्यतः कानून की विभिन्न शाखाओं में, जो सामान्यतः कानून की विभिन्न शाखाओं में
अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो समझे इसका मतलब क्या है? उन शब्दों को चूज कर रही है, उन शब्दों का एक कलेक्शन बना रही है ये समिति, या उन वाक्यांशों का जो इस्तेमाल हम जस्टिस में करते हैं, जुडिशरी में करते हैं, उनका एक डाटा तैयार कर रही है। और इसे नाम दिया गया है भारत भाषा समिति। अध्यक्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से जैसे हम कहें ये S3WAAS वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट, क्या होगा इसमें, डिजिटल कोर्ट क्या करेंगे इसके अंदर, आपको यह पता होना चाहिए होगा क्या, रिलेटेड किससे है, आसान भाषा के अंदर। और जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 इसका किससे संबंध है। इसी तरीके से भारत की न्यायिक व्यवस्था को सरल व तेज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, तो वर्चुअल जस्टिस क्लॉक ये क्या है। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि मामले के निपटारे की स्थिति को जानने के लिए क्या प्रावधान है। तो नाम दे देगा, जैसे डिजिटल कोर्ट दे देगा, ऐप का नाम दे देगा, एक दे देगा वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, या आपसे कह देगा वर्चुअल जस्टिस क्लॉक क्या है। ऐसे ही बन रहे हैं वर्तमान में क्वेश्चन। इस ऐप का क्या काम है, ये जस्टिस मोबाइल ऐप इसका क्या काम है, ऐसे बनता है ये। और देखिए ये जो मैंने आपको करवाया है, न्यायिक व्यवस्था को सरल व तेज बनाने के लिए अदालतों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो मेरिट तय करते हैं। ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कि 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन होगा, ये वो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट भी पैदा करता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये पढ़ाया तो आप सोचने को मजबूर हो गए, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, सर जी दोबारा बोलना, सर जी एक बार और बोलना, अच्छा सर ये होगा क्या। इसी में हम उलझ कर रह गए। हमारे लिए यही चैलेंज होता है कि हम इन जो टेक्निकल जो वर्ड होते हैं इनको हम कैसे समझें, क्योंकि यही मेरिट तय करेंगे। आप मान के चलना बेटा, ये कोई मेरिट तय नहीं करेगा, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मेरिट तय नहीं करेंगे। ये सबको आते हैं, ये मेरी बात कान खोल के सुन लेना ये, और दिमाग में दर्ज कर लेना ये। आप यदि ये इस बात से खुश हो जाओ कि मैं ये क्वेश्चन करके आ गया कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो अकेले ही खुश हो रहे हो और बेमतलब के खुश हो रहे हो, क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है वो क्वेश्चन करके आता है। और चाहे आप बुरा मान जाना, जिनको यही नहीं पता होगा ना, वो वैसे ही एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो जस्टिस वर्चुअल क्लॉक कहाँ पता ही नहीं है, उनको तो पता नहीं क्या चल रहा है भाई। या तो एक शब्द में हम कह देंगे वो बोरिंग है यार, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है इन चीजों से, इतना आसान थोड़ी होता है। तो ये ध्यान रखना, मैं आपके सामने सीधा कह रहा हूं, ये क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, ये सबको आते हैं, इनको याद करके खुश मत होना। मैंने जो आपको आज ये बताया है लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक नॉर्मल की श्रेणी में है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, उलझा देगा एग्जामिनर आपको पूरा, कंफ्यूज मत हो जाना। इसकी जो घोषणा हुई थी ये 20 सितंबर को हुई थी, इसलिए कई जगह यदि आपको मिल जाए तो गड़बड़ी मत कर देना। और एक मैं चाहूंगा इस YouTube वाले का मामला, इस पे ध्यान रखना, YouTube पे हुई थी ये। क्लियर होगी सारी बात। तो आज हम इसके अंदर इतना ही करेंगे।